वेलकम टू एजुलन क्लासेस। आई होप आपका प्रिपरेशन यूजीसी नेट 2024 जो दिसंबर में होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। बहुत स्टूडेंट के डिमांड को लेके दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो दैट आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर हाउ to prepare for UGC NET and why हमको UGC NET क्यों देना है, why to prepare for this UGC NET, what benefits we'll get if we clear UGC NET और JRF. In this respect हम आज बात करेंगे मैंने कैसे मेरा प्रिपरेशन कैसा था और मेरा स्ट्रेटेजी कैसा था, जो मेनली फॉर द पेपर वन किस रिसोर्सेज को फॉलो किया था और किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन किया था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि एक ऐसा वीडियो आना चाहिए वहाँ पे मैं बता पाऊँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है और मतलब सिलेबस इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिलेबस में भी कौन सा सेगमेंट में ज़्यादा फोकस करना है, कौन किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस एरिया में ज़्यादा फोकस करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और यहाँ पे मैं जस्ट आपको आप स्क्रीन में देख सकते हैं मेरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। ऑफलाइन मोड में था, अभी ऑनलाइन मोड में भी हम लोग शिफ्ट होने की ट्राई कर रहे हैं। Now, here you can see that like this exam is very important for all the masters students who wants to go for academics or who wants to go for for the research to do their PhD or MPhil. तो इस आप जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये क्लियर करने से आपका क्या फ़ायदा हो सकता है? तो लास्ट ईयर से देयर आर 3 कैटेगरीज़ दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सेगमेंट इन दिस लाइक एग्ज़ाम। द फर्स्ट कैटेगरी, अगर आप पहला कैटेगरी अगर आप क्लियर करते हो तो यहाँ पे आपको ना पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इफ़ यू क्लियर द फर्स्ट कैटेगरी देन इट विल मेक यू एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पीएचडी और यू कैन डायरेक्टली एनरोल गो फॉर द इंटरव्यू राइट इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज एज पर द यूजीसी नॉर्म्स। अगर आप कैटेगरी टू को क्लियर करते हो तो यहाँ पे आप इट विल मेक यू एलिजिबल टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और एनी इन एनी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। एंड कैटेगरी थ्री जो कि जेआरएफ है, जो जो कि हमारा टारगेट होना भी चाहिए, और अगर आप ये क्लियर करते हो तो आपको अदर फेलोशिप या इसको आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा टू डू योर पीएचडी। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी आपको ये मैं जैसे कि मैंने बताया है, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू और कैटेगरी थ्री। ये वीडियो के एंड में अभी रिसेंटली मैंने यूजीसी नेट जो जनवरी में अभी इस दिसंबर साइकिल का एग्ज़ाम जो जनवरी में होगा, उसके लिए मैंने फ्री रिवीजन क्लासेस स्टार्ट किया है। 15 डेज़ का क्रैश कोर्स है, वो कंप्लीटली फ्री रहेगा, जिसका डिटेल मैं वीडियो के एंड में देने वाला हूँ। आप एक वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको उस डिटेल के थ्रू आप अपना जो प्रिपरेशन चल रहा है, तो उसको और एनहांस कर सकते हैं। So, why to crack UGC NET JRF? Like you can see in the screen, category 1, it will make you eligible for admission to PhD. Category 2, make you eligible to apply for assistant professorship in any colleges or universities. And category 3, जो कि अगर आपका JRF क्लियर हुआ तो आप क्या क्या बेनिफिट एक्स्ट्रा से मिल सकता है अपार्ट फ्रॉम कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। ये कैटेगरी में अगर आपका JRF हुआ तो आपको मंथली 37,000 पर मंथ करके फेलोशिप मिलेगा, प्लस आपको एचआरए मिलेगा एज पर योर सिटी। जैसे कि अगर आप दिल्ली में हो या बेंगलुरु में हो या मेट्रो सिटी में हो कहीं भी तो आपको एक्स्ट्रा से 27% दैट इज अराउंड 10,000 यहाँ पे मिल जाएगा आपको मंथली। तो 37 प्लस 1000 प्लस 10,000 मेक्स 47,000, प्लस आपको ईयरली यूजीसी आपको 10,000 10,000 कंटिजेंसी देता है, जो कि आपको मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए काम में आता है। मटेरियल हो, ट्रैवल एक्सपेंसेस हो, ये सब के लिए आपको कंपेंसेट करने के लिए 10,000 रुपीज़ आपको कंटिजेंसी मिलेगा। जब आप 2 साल कंप्लीट करेंगे तो देन यू विल एलिजिबल टू अपग्रेड फॉर द एसआरएफ। तो एसआरएफ में अगर आप अपग्रेड हो जाएंगे, यूजुअली हो जाते हैं 2 साल बाद, तो आपका फेलोशिप बढ़ के 42,000 हो जाएगा 37,000 से, और एचआरए और एसआरए अगेन 10,000 से 20,000 हो जाएगा। एंड दिस इज योर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट
अगर आपका जेआरएफ क्लियर होता है तो पीएचडी के लिए आप जैसे कि आईआईएम, आईआईटी में डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हो। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका सिर्फ नेट हुआ तो ये एलिजिबिलिटी नहीं रहेगा। आईआईटी और एनआईटी में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आईआईएम में अगर जाना है तो फिर कैट देना पड़ेगा, दूसरा एग्जाम अपियर करना होता है। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। इसके बाद मैं बताऊँगा कि मैंने पेपर 1 के लिए कैसे प्रिपरेशन किया था। सबका अपना-अपना प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी अलग हो सकता है। मैं जस्ट अपना बताऊँगा। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हो और वैसे ही आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर ये एग्ज़ाम का मोड एंड पैटर्न अगर बोले, तो ये एग्ज़ाम आपको कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीबीटी मोड में होगा तो ईज़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 10 यूनिट रहता है। कितना यूनिट रहेगा? 10 यूनिट, यूनिट 10, ओके? एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहता है। सो 50 क्वेश्चन, 10 यूनिट्स, हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आता है, तो इट मेक्स 50 क्वेश्चंस एंड हर एक क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो इट मीन्स पेपर 1 में आपका कितना मार्क्स रहेगा? 100 मार्क्स रहेगा। पेपर 2 में क्या रहेगा? पेपर 2 में अगेन 10 यूनिट्स, देयर विल बी 10 यूनिट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, irrespective of any subject you have. You will be having 10 units, and from each unit more or less every time they will give you 10 questions. तो 10 क्वेश्चन, 10 यूनिट, 10 100 क्वेश्चन एंड 100 क्वेश्चन ईच, 2 मार्क्स ईच, तो इट मेक्स 200। ओके, सो टोटल मार्क्स कितना रहता है? 300 रहता है। टोटल मार्क्स कितना रहेगा? 300 रहेगा। और आपका टाइम ड्यूरेशन कितना दिया जाएगा? 3 आवर्स और 180 मिनट्स विदाउट ए ब्रेक। कोई ब्रेक नहीं रहता है बीच में। यू कैन कंटिन्यू योर क्वेश्चन आंसरिंग। you have to complete your 150 questions within 180 minutes. ओके, तो ये बेसिक है। um, अगर मैं बोलूँ कि इसका कट ऑफ क्या था, है ना? यहाँ पे मैंने कट ऑफ का थोड़ा-सा डिस्कस किया है। अगर आप देखें, देयर आर सम सब्जेक्ट्स जो कि एक ही स्लॉट में होता है, तो जिसका रिज़ल्ट परसेंटेज में दिया जाता है, एब्सोल्यूट मार्क्स के बेसिस पर के सपोज़ 60%, 65% ऐसे देते हैं। इफ कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसका मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होता है, एक शिफ्ट्स में कवर नहीं हो पाता है ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो उसका रिजल्ट यूजुअली क्या देते हैं? परसेंटाइल में देते हैं। तो यहाँ पे 99.99 और 99.88 देख के कुछ पैनिक होना नहीं है। ये एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, ठीक है? तो ये रिलेटिव स्कोर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप देखें तो यू कैन सी इन द स्क्रीन दैट इकोनॉमिक्स के लिए जो दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका स्कोर कितना है? 64 है नेट के लिए और 70% 0.67 है जेआरएफ के लिए। और वो लास्ट जो जून-जुलाई में, जो जून में जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, जिसका फर्स्ट कैटेगरी जो कि पीएचडी के लिए 51%, 51.33%, फिर 60.67 वो नेट के लिए और जेआरएफ के लिए 70%। इसी तरीके से अगर आप देखें कि कॉमर्स, कॉमर्स वालों का लास्ट ईयर जो एक बार दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका एक ही शिफ्ट में हो गया था। तो उसका जो रिज़ल्ट है, जो स्कोर है, जो एब्सोल्यूट स्कोर में दिया गया था, मतलब परसेंटेज में दिए गए थे, तो उसका नेट का जो स्कोर था 53.33 था। और ये पूरा का पूरा कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए है। तो अगर आपका ओबीसी, एसटी, एससी जो भी है, अगर ऐसा है, तो इन दैट केस आप लाइक 2-3% करके रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉमर्स का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, उसका कट ऑफ था सिर्फ़ पीएचडी के लिए 90.18 परसेंटाइल, 97.79 जो कि नेट के लिए और 99.84 आपका जेआरएफ के लिए। तो अगर आपका ना कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, अब अगर आप देखें कि जेआरएफ कैटेगरी अगर आप देखो, तो अगर आप जनरल कैटेगरी की हो, तो 65% टू 70% कि कोई 1-2 सब्जेक्ट्स हैं जिसका 72-73 तक गया है। अदरवाइज़ 65 टू 70 अगर है, तो आपका जेआरएफ आराम से हो जाए। तो पूरा सब्जेक्ट्स में से, पूरा स्कोर में से अगर 150 में से ना अगर आप 110 क्वेश्चंस आंसर कर लो या 100 प्लस भी अगर आपका हो जाए, तो क्या होगा कि आपका जेआरएफ का चांसेस, हाई चांसेस बन जाता है। तो इतना टफ नहीं है। आप पेपर 1 या पेपर 2 जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको आप फोकस कीजिए। और अगर आप बोले कि पेपर 1 को कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि पेपर 2 सबके लिए कंपैरेटिवली अपना-अपना सब्जेक्ट्स एरिया से होता है, तो थोड़ा-सा रिलेट कर सकते हैं कि ओके ये मैंने पढ़ा था यूजी में हो या क्लास 12 में हो या पीजी में हो। तो वो आपका अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहता है, अपना स्पेशलाइज़्ड सब्जेक्ट रहता है। तो मोर और लेस आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा।
लेकिन पेपर वो 1 लोग इग्नोर कर देते हैं। अब मतलब पेपर 1 को कभी फ़ोकस करेंगे तो पेपर 2 को छोड़ देते हैं और पेपर 2 को फ़ोकस करते हैं तो पेपर 1 को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है क्योंकि दोनों का वेटेज है। पेपर 1 का भी 33.33% का वेटेज है, 1/3 का वेटेज। लेकिन पेपर 1 का क्या है कि इसका सिलेबस हमारे जो स्पेशलाइज़्ड सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, कॉमर्स, मैनेजमेंट जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, वो सब्जेक्ट्स एरिया से इसका सिलेबस थोड़ा अलग है। तो पेपर 1 में कितना यूनिट था? 10 यूनिट। तो यूनिट 1 में क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड है। मतलब इसमें आपको ये जानना है कि मेनली ये सब्जेक्ट इसीलिए इंक्लूड किया गया है कि आपका ना थोड़ा-सा टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए। मतलब पढ़ाने का तरीका, लर्निंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल, अम टीचिंग मेथोडोलॉजी, है ना? स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग और लर्निंग, टीचर सेंट्रिक टीचिंग और लर्निंग। तो ये सब करके एक यूनिट जो यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करता है। यहाँ पे कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ पे होगा नहीं। तो ये कंपैरेटिवली ईज़ी है। मैं इसके बारे में बाद में भी बताऊँगा कि और क्या-क्या आपको देखना चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट द यूनिट 2 दैट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि यूजीसी एक्सपेक्ट करता है कि आफ्टर क्लियरिंग नेट और जेआरएफ वी विल गो फॉर रिसर्च, राइट? तो थोड़ा बहुत मतलब रिसर्च में जाने से पहले थोड़ा बहुत रिसर्च एप्टीट्यूड होना चाहिए कि रिसर्च का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, मेथोडोलॉजी क्या होता है, रिसर्च डिजाइन क्या होता है। तो ये सब मिला के एक यूनिट है जो कि यूनिट नंबर 2। ये भी पूरा थ्योरी है और इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं रहता है। यूनिट नंबर 3 कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईज़ी, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलेगा। आपको पेजेस पढ़ना है और वो रीड करना है और उसी के बेसिस पर आपको 5 क्वेश्चंस मिलेगा। तो यू जस्ट नीड टू रीड द लाइक पेजेस एंड जस्ट रीड क्वेश्चंस एंड आंसर, लोकेट योर आंसर इन द पेजेस ओनली। तो पेजेस पढ़िए और उसको समझकर जो 5 क्वेश्चंस नीचे में रहते हैं उसको आंसर करना है। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ईज़ी। नेक्स्ट वन इज़ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ये पूरा हमने पढ़ा भी होगा पहले कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें ना कुछ-कुछ मॉडल्स भी है, तो आपको वो देखना पड़ेगा, मॉडल्स वगैरह भी है, थोड़ा-सा देखना पड़ता है। लेकिन ये भी थ्योरी ही है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। यूनिट नंबर 5, ये कभी-कभी हम एज़ ए सोशल साइंस स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वी सी द मैथमेटिक्स, राइट? द मेनली द न्यूमेरिकल्स, वी टेंड टू हेजिटेट कि हम हमको नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 पार्ट है, एक तो रीज़निंग का है और एक तो मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री नहीं आता है। जस्ट यू नीड टू नो टाइम एंड डिस्टेंस। इट इज़ जस्ट अबाउट अरिथमेटिक मैथमेटिक्स, और यू कैन से अरिथमेटिक। तो टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, परसेंटेज हुआ, रेशियो हुआ, एवरेज हुआ, इसके बारे में थोड़ा-सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये यूनिट नंबर 5 इसके बारे में बात करता है। यूनिट नंबर 6 का अगर बात करें दैट इज़ लॉजिकल रीज़निंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये जो मार्क मैंने जो किया है और यहाँ पे जो ऊपर है, तो ये जो ऊपर वाला ऐसा है ना, ये तो वेस्टर्न लॉजिक हुआ, इसका सिलेबस पहले से ही था। और ये जो इंडियन लॉजिक है इसका सिलेबस इंक्लूड किया गया था 2019 में। तो ये रिलेटिवली नया है, 4-5 साल हो गया है फिर भी। तो इसके ऊपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो 2 क्वेश्चन अगर इधर से आए तो 3 क्वेश्चन ऐसे आता है ऑलमोस्ट। मैंने जितना बार दिया है और अभी के जो ट्रेंड में देख रहा हूँ तो मोर और लेस इंडियन लॉजिक से 2-3 क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो ये भी आपका इसमें भी न्यूमेरिकल कुछ रहता नहीं है। ये पूरा थ्योरी बेस्ड है। तो ये भी आप कर सकते हैं। हाँ, इंडियन लॉजिक समझने में कभी-कभी मुश्किल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हिंदी के टर्म और संस्कृत के टर्म ज़्यादा रहते हैं। तो आपको थोरोली पढ़ना पड़ेगा और इसका ना नोट्स बनाना पड़ता है। मैं बताऊँगा बाद में, वो नोट्स मेरे पास भी है, आप देख सकते हैं। बाद में मैं बताऊँगा। डेटा इंटरप्रिटेशन का अगर मैं बात करूँ, अगर आपका यूनिट नंबर 5 क्लियर है, मतलब इसका मतलब अगर आप इफ यू नो द परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो, these 3 things are very very important and a backbone to clear this data interpretation। अगर आपको ये 3 चीज़ आता है, परसेंटेज कैसे निकालना है, एवरेज कैसे निकालना है एंड रेशियो कैसे निकालना है, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा ये यूनिट कवर करने के लिए। आईसीटी आईसीटी में कभी-कभी अनप्रेडिक्टेबल का क्वेश्चंस भी आता है, लेकिन ये भी रिलेटिवली ईज़ी रहता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन न्यूमेरिक आ सकता है, मैं बताऊँगा बाद में। अगर बाद में अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करोगे तो मैं इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि यहाँ पे कौन से वाले न्यूमेरिकल आ सकता है। देखने से ये न्यूमेरिकल नहीं नज़र आता है, लेकिन एक क्वेश्चन आ रहा है आजकल के टाइम में। द लास्ट सेकंड लास्ट इज़ द पीपल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये पूरा का पूरा थ्योरी है।
सिलेबस थोड़ा दिखने में बड़ा लग रहा है, यहाँ पे आपको सेगमेंट करना आना चाहिए कि कौन-सा यूनिट से ज़्यादा कौन-सा सेगमेंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो कि जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, आप कोई भी पेपर उठा लो, एक क्वेश्चन तो हमेशा रहता है इस सेगमेंट से। तो ये भी पूरा थ्योरी है और लास्ट वाला है जो कि हायर एजुकेशन, इसमें मतलब कन्वेंशनल एजुकेशन, नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन, एंशिएंट एजुकेशन के बारे में, प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सब के बारे में और एजुकेशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ, जैसे कि आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, तो उसके ऊपर में क्वेश्चंस बन रहा। तो ये आपका 10 क्वेश्चन हुआ, 10 यूनिट हुआ, जो कि पेपर 1 का है। अगर आप में बोलो कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था और आप क्या कर सकते हैं ताकि आपका स्कोर पेपर 1 में बहुत अच्छा आ जाए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए। सो हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर द पेपर 1, मैंने कैसे प्रिपेयर किया था उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बताऊँगा 5 मिनट में। प्रिपेयर नोट्स मतलब हर एक यूनिट का नोट बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप कोई भी बुक फ़ॉलो कर सकते हैं, मटेरियल्स ले सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, लेकिन उसको देख के भी आप नोट्स बनाइए, अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, आप लिखिए। इफ यू बाय सॉफ्ट कॉपीज़, इफ यू बाय बुक्स, दैट इज़ ओके, फाइन, एब्सोल्यूटली नो प्रॉब्लम ऑन दैट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना एक खुद का नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बनाया था, मेरे पास नोट्स है। मैंने ये पूरा का पूरा 10 यूनिट को ये 3 सेगमेंट में डिवाइड किया था। जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ईज़ी टू स्कोर, कुछ ये जो 4 यूनिट है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग जो कि यूनिट नंबर 5, डीआई जो कि यूनिट नंबर 7, कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ से क्वेश्चन ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो अगर आप लेकिन इसमें लोग ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो तो ये कभी गलत हो ही नहीं सकता है। मेरा गलत नहीं हुआ था, एटलीस्ट डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन तो मेरा कभी गलत नहीं हुआ। कभी-कभी 1-2 नंबर इधर-उधर हो जाता था, लेकिन मिल जाता था नंबर, क्योंकि इसमें आप 20 मार्क्स मान के चलो कि आपको मिलना ही है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। लेकिन दूसरा वाला जो सेगमेंट है बेसिक कॉन्सेप्चुअल, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन, ये 3 यूनिट रिलेटिवली ईज़ी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। आपको थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स क्लियर करना होगा, नोट्स बनाने होंगे, तो ये 3 यूनिट स्कोर करना ईज़ी है। जैसे कि यहाँ पे 15 में आप मान के चलो कि एटलीस्ट आप 12 या 13 नंबर तो आपको मिल जाना चाहिए। लेकिन उसके अलावा एक यूनिट, एक सेगमेंट है जो कि अनप्रेडिक्टेबल सेगमेंट है, जैसे कि आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। यहाँ से ना आप जितना भी प्रिपरेशन कर लो, 1, 2, 3 क्वेश्चन हमेशा अनप्रेडिक्टेबल आता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि ये कहाँ से आया। क्योंकि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होता रहता है और अ, अब इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये जो पीपल एनवायरनमेंट वाला यूनिट नंबर 9 है, उसका सिलेबस भी बहुत बहुत बड़ा है। तो आप कभी फुल्ली कवर नहीं कर सकते हो। हाँ, बेसिक्स सबके क्लियर करके जाना है, लेकिन आपको हमेशा 1-2 क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस मिल जाएँगे, लेकिन वो सबको मिलेगा। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपको मिल रहा है, सबको मिलेगा। तो आप ज़्यादा मतलब इसमें ऐसा नहीं होता है या प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अपना बेसिक्स क्लियर करके जाइए, 1-2 नंबर हमेशा इधर-उधर होता है और आपको 50 आउट ऑफ 50 लाना तो है नहीं, इतना कोई भी नहीं लाता है। अगर आपको ना अम जेआरएफ अगर मिलना है ना? जेआरएफ अगर मिलना है तो आपको एटलीस्ट पेपर 1 में मैं तो बोलूँगा 35 प्लस होने से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का हो जाता है। अगर आपका 40 प्लस हुआ तो बहुत अच्छा है। ये आपको पेपर 2 में भी हेल्प कर जाएगा कि पेपर 2 में अगर आपका थोड़ा स्कोर कम भी आया तो इधर से कवर हो जाएगा। ये करने के अलावा आपको क्या करना है, आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगाने हैं। जैसे कि ना मैंने क्या किया था, मैंने डीआई और रीडिंग कम्प्रिहेंशन जो है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं डेली 2-2 डीआई और 2-2 एंड 2-2 रीडिंग कम्प्रिहेंशन डेली सॉल्व करता था। इससे मुझे टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प हो जाता है और डीआई का ना हमेशा आप अगर 5 क्वेश्चंस पीवाईक्यू लगाओगे, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि पैटर्न कैसा है। मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन पूछता है। न ये मतलब एक एवरेज के क्वेश्चन दे देगा, एक परसेंटेज के क्वेश्चन और एक रेशियो, ये सब के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब का ही क्वेश्चन देता है। आपको जैसे डेटा जो देता है उसको समझ में आना चाहिए और उसके बाद आप इंटरप्रेट तो कर ही लोगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेली आपको 2-2 रीडिंग कम्प्रिहेंशन और डीआई सॉल्व करने होंगे और एक डेली फुल पेपर, पीवाईक्यू का एक फुल पेपर, मैं पेपर 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। फुल पेपर डेली 1 आवर मतलब 60 मिनट्स देके आपको सॉल्व करना है और ये जो डीआई है ना, एक डीआई को आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट्स दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा।
इसके अंदर में आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। आप कभी-कभी 7 मिनट्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट्स, हाफ एन आवर भी लग जाता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करते रहेंगे, तो आपको ईज़िली हो जाएगा। तो क्या-क्या करना है? एक तो आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स नंबर 1, नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए। सब यूनिट्स का नोट बनाइए। सेकंड, आप ना हर एक यूनिट को सेगमेंट और टारगेट कीजिए कि आपको इसमें तो फुल स्कोर लेके आना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैंने ऐसा किया था कि मैंने 3 सेगमेंटेशन किया था, 3 उसमें डिवाइड किया था कैटेगरी में। और फर्स्ट कैटेगरी जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो मैं ट्राई करता था कि 20 आउट ऑफ 20 मैं इसमें लेके आऊँ। कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे ईज़ी रहता है, ये 3 यूनिट कवर करना बहुत ईज़ी है, तो मैं ये कवर हो जाते थे। यहाँ पे आप बेसिक्स क्लियर करके जाइए। बेसिक्स लेकिन छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पे 1-2 नंबर आपका हमेशा मिस हो जाता है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन थोड़ा रहता है। तो एक आप कैटेगराइज़ेशन कर सकते हैं अपना, मतलब अपना सिलेबस को, यूनिट्स को। नंबर 3 में ना आपको पीवाईक्यू लगाना है डेली, और ओरिजिनल पीवाईक्यू। आप मॉक को छोड़ सकते हो, मॉक मैंने कभी नहीं लगाया मॉक्स, ठीक है? और अगर आप बुक्स बोले, तो मैंने एक केवीएस मदन का बुक्स खरीदा था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इसमें फॉलो नहीं किया था, और इसका क्वेश्चंस तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। ऐसा नहीं कि आपको हेल्प नहीं करेगा, डिफरेंट टू डिफरेंट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देख लीजिए। केबीएस मेथड आपका बेसिक्स क्लियर करने के लिए ईज़ी है। ठीक है, आप गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अपना नोट्स में फ़ोकस कीजिए, अपना खुद का बनाइए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा ईज़ी हो। तो ये इस तरीके से आप पेपर 1 कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ये यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करते हो, तो आपका एक अलग करियर का डायमेंशन खुल जाता है। आप कॉलेज में रिक्रूट हो सकते हैं। आप यू कैन गो फॉर पीएचडीज़, यू कैन गो फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, तो बहुत ज़्यादा आपका स्कोप ओपन हो जाता है। तो बेटर है कि अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से दीजिए, और ये एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। अभी रिसेंटली मैंने एक फ्री रिवीजन क्लासेस क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। फ्री रिवीजन है, इसमें कोई पैसा नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि डेली हम एक-एक यूनिट कवर करने का ट्राई करेंगे, एंड वी वी आर प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो। तो आप इसको जॉइन कर सकते हैं। मैं इसका लिंक मैं अपना चैनल में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप एक बार देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो आगे वीडियो होंगे वो उसका अपडेट आपको मिलता रहे। अम, मैं ग्रुप में, जो आप ग्रुप जॉइन करेंगे, तो उसमें मैं कुछ मटेरियल्स भी दे दूँगा, इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी दे दूँगा, और स्ट्रैटेजी जो कि कैसे प्रिपरेशन करना है, और आपका जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। एनी टाइम यू विल गेट द ऑल द आंसर्स। सो दैट्स इट फॉर दैट दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। तो थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग। थैंक यू सो मच।